नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे बिहारी के काव्य की विशेषताएं। काव्य की विशेषताएं पढ़ने से पूर्व महाकवि बिहारी का परिचय हम अवश्य देखना चाहेंगे। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुखता से 4 कालों में विभाजित किया गया है विद्वानों द्वारा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल जो लगभग संवत 1700 से 1900 के बीच में माना जाता है, इसके बीच में एक कवि हुए बिहारी। बिहारी का स्थान कहाँ निर्धारित है? रीतिकाल को प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध काव्य वो है जिसमें काव्यांग विवेचन है, लक्षण ग्रंथों की रचना की है, रीति को प्रमुख मान करके, और वह कवि के साथ साथ आचार्यत्व ग्रहण किए हुए हैं। वो रीति सिद्ध है कि रीतिबद्ध है। और रीति सिद्ध वो है जिन्होंने काव्यांग या लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे, परंतु उन लक्षणों का अपने काव्य में महत्व अवश्य दिया, उसके अनुसार अपनी रचना की, और उस रीति सिद्ध में प्रमुख रूप से बिहारी आते हैं। इसके अलावा एक रीति मुक्त काव्यधारा भी है जो इन दोनों से थोड़ी अलग है, जिसमें घनानंद जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, आलम, बोदा और ठाकुर आते हैं। रीतिबद्ध में बहुत सारे कवि हैं, जैसे केशवदास हैं, मतिराम, चिंतामणि, भूषण इत्यादि, भिखारीदास वगैरह। और रीति सिद्ध में इनका स्थान महत्वपूर्ण है, और एक दो ही कवि है उसमें सर्वप्रथम या प्रतिनिधि कवि रीति सिद्ध के वो है बिहारी। अब हम देखते हैं बिहारी का थोड़ा परिचय। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी का जन्म जो 1595 ईस्वी में माना जाता है, ग्वालियर के पास बंसुआ गोविंदपुर गांव। कुछ विद्वान 1603 ईस्वी भी मानते हैं, लेकिन अब प्रमुख पुस्तकों में इनका जन्म जो है 1595 ईस्वी माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय है, जो रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास से अलग है। ये धौम्य गोत्री माथुर चौबे कहे जाते हैं, इनका गोत्र है। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। अनुमान लगाया जाता है कि बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। निम्बार्क संप्रदाय का प्रभाव बिहारी पर भी पड़ा और राधा कृष्ण की भक्ति इन्होंने भी की। बाल्यकाल बुंदेलखंड में बीता। एक दोहा भी है: जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुगर, मथुरा बनी बसी ससुराल। तो ग्वालियर जन्म हुआ, बुंदेलखंड में कुछ समय बीता है, बालपन, और उसके बाद इनका जो ससुराल है वो मथुरा में है, कुछ समय मथुरा में भी बीता इनका। विवाह मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में हुआ, वह तदुपरांत ये वहीं रहने लगे। बिहारी की एक भाई व बहन भी थी। बिहारी के जन्म के 7-8 वर्ष बाद इनके पिता ग्वालियर छोड़ ओरछे चले आए, जहाँ पर इन्होंने अनेक काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। अध्ययन अध्यापन में अलग अलग शहरों का योगदान। मथुरा में रहते हुए उन्होंने फारसी काव्य का भी अभ्यास किया। शाहजहाँ ने बिहारी की काफ़ी प्रशंसा की है, और शाहजहाँ को भी इनकी कविता के बारे में पता था। शाहजहाँ के द्वारा इन्हें वृत्ति भी मिलती थी। इनका संपर्क जयपुर के पास आमेर के राजा जयसिंह से हुआ, वो भी शाहजहाँ के माध्यम से। आमेर के दरबार में भी इनकी वृत्ति बंध गई। कहते हैं कि एक बार लगभग 1645 ईस्वी के आसपास जब वृत्ति लेने के लिए, यानी इनके वह एक प्रकार से
वेतन ही कह सकते हैं। जयपुर आमेर पहुँचे तो पता चला कि राजा जयसिंह जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम पास में बंद गए हैं और राजकाज में ध्यान नहीं दे रहे। सामंत मंत्री जो भी थे उन्होंने बिहारी को कुछ उपाय करने के लिए कहा। बिहारी ने एक दोहा लिख के भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकासी ही काल, अली कली शो बंदियो आगे को नाल। आगे दोहा भी होगा ये, नहीं पराग मधुर मधु। इस दोहे ने ऐसा चमत्कारी प्रभाव राजा व रानी पर छोड़ा। राजा रानी खुश हुए। राजा फिर से जन कार्यों में रुचि लेने लगे। वह बिहारी को खुश होकर काली पहाड़ी नामक गांव दान में दे दिया, जो जयपुर के आसपास है। बाद में महाराज जयसिंह के पुत्र राम सिंह पैदा हुआ। उनका विद्यारंभ संस्कार बिहारी ने किया। बिहारी यहाँ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे और सन 1662 ईस्वी के आसपास इन्होंने एक हिंदी साहित्य को एक संपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कृति जो कि दोहा छंद में है सतसई प्रदान की और 1663 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। तो ये जो बिहारी का साधारण परिचय है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली शो बंदियो आगे कौन हवाल, इस दोहे से ये अनुक्ति है एक प्रकार से। एक अली और कली से, अली यानी भंवरा और कली से यह बात संबोधित करते हुए बिहारी राजा और रानी को कह रहे हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो अपना कार्य करने लगते हैं। बिहारी की रचनाओं की बात करें तो केवल एकमात्र रचना बिहारी के बारे में प्रसिद्ध है, गागर में सागर भर दिया इन्होंने। एकमात्र रचना से इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई है, बाद में कितनी ही टीकाएं लिखी जा चुकी है इस पर। सतसई का एक एक दोहा जो है वो रत्न के समान है। बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरुक शतक आदि का भी प्रभाव है। ये उससे पूर्व संस्कृत की कुछ रचनाएं हैं। इस ग्रंथ में बिहारी ने क्या क्या लिखा है? अलंकार है, रस, भाव, नायिका भेद है, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखते हुए सुंदर दोहों की रचना की है, तभी तो ये रीति सिद्ध कहलाए। और जहाँ अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि के लक्षण और उदाहरण जिन्होंने लिखे हैं वो आचार्य कवि कहलाए और रीतिबद्ध कवि कहलाए। इसमें अलंकारिक चमत्कार तथा भाव सौंदर्य दोनों ही हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में सतसई की ख्याति असंदिग्ध है। यही कारण है कि बिहारी सतसई की 50 टीकाएं आज तक लिखी जा चुकी है। हम अब बात करेंगे इस काव्य की विशेषता की कि इस बिहारी सतसई में, इन दोहों में ऐसा क्या है कि इसे इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। बिहारी के काव्य की विशेषताएं हम देखते हैं। बिहारी का काव्य जो है प्रतिभा, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष हैं, कला पक्ष, लोकप्रियता का कारण, कुछ भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम काव्यगत विशेषताएं ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं तो ये भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष को अनुभूति पक्ष भी कहते हैं और कला पक्ष को शिल्प या अभिव्यक्ति पक्ष भी कहा जाता है। मूल उसका भाव पक्ष जो है, अब इसे हम अलग अलग भागों में बांटकर कहेंगे, पर हम कहें कि बिहारी सतसई एक प्रकार से प्रेम या श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। त्रिवेणी सबसे पहले इसकी विशेषता देखें तो श्रृंगार भावना। रीतिकाल विशेषकर अमीर उमराव श्रृंगार भावना बिहारी के काव्य में प्रसिद्धि रचनाओं जैसे रीतिकाल में और उससे पूर्व जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए थे, बिहारी ने उनको भी पढ़ा था और बिहारी ने उसके आधार पर रचनाएं की। सबसे पहले आता है श्रृंगार भावना। रीतिकाल विशेषकर अमीर उमरों, सामंतों, मनसबदारों का युग था। ये सब विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। इसमें हरम रानियों से भरे रहते थे। इनके कवि दरबारी थे ही,
इसलिए रस राज श्रृंगार रस का चित्रण करने के लिए इनके पास सामग्री कोई कमी न थी। राजा सुरा सुंदरी के पास में बंधे हुए थे, विलास और वैभव की चकाचौंध में खोए हुए थे। सामंत जीवन की सार्थकता एकांत रमणी के आलिंगनों व कटाक्षों में ही पाते थे। इस प्रकार बिहारी ने उपयुक्त वातावरण के अनुकूल सत्सई में नायिका के नक्शिक सौंदर्य, केली क्रीड़ा, मान मनुवार, हास परिहास, हाव भाव आदि का चित्रण संयोग श्रृंगार के अंतर्गत किया है। परोक्ष संयोग पक्ष के चित्रण में कवि का मन सामंतीय मनोवृत्ति के अनुकूल रहा है। संयोग चित्र में आलंबन और आश्रय का सुंदर चित्रण करते हुए अधिकतर राधाकृष्ण को ही आधार बनाया है। रूप सौंदर्य, नक्श सौंदर्य की ओर नायक आकर्षित हुए बिना नहीं रहता, इसीलिए बिहारी ने अतिशयोक्तिपूर्ण रूप सौंदर्य का चित्रण किया। कहने का तात्पर्य है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा समाज में व्यवहार होता है, जैसा दिखाई देता है, वह साहित्य में आता है। तो उस समय का जो काल था, राजा महाराजाओं का, सामंत वगैरह जो भी थे, वह विलासिता में डूबे हुए थे। तो कभी भी वैसी ही रचनाओं को अपने काव्य में स्थान देते थे, वैसी रचनाओं की रचना करते थे, सृजन करते थे। और बिहारी का श्रृंगार भावना, जो पहले हम काव्य की विशेषता पढ़ रहे हैं, उसमें हम उदाहरण के साथ लिखेंगे जब भी हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे बिहारी का ये उदाहरण है, पत्रा की तिथि पाइये वा घर के चहुपार, नित प्रति पुण्यो रहित आनंद होप उजास। कि संयुक्त चित्र में कवि बिहारी की दृष्टि रति सुख पर टिकी है। देखिए पहले दोहे का अर्थ हम देखें, कितना कैसी कल्पना की गई, सुकुमार कल्पना कि एक ऐसी सुंदर नायिका है और उसके इतना प्रकाश हो रहा है चेहरे से, तो घर के जो आसपास के लोग हैं वो कैलेंडर से तिथि पाते हैं। बाकी तो वहाँ पर नित्य प्रति पुण्य रहते, वहाँ पर पूनम ही रहती है। बाकी कैलेंडर से पता चलता है कि आगे की तिथियां शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी होता है। तो इस आनंद ओप उजास, उसका चेहरे में इतना उजास है कि वो पत्रों से या कैलेंडर से तिथि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ये संयोग के कई दोहे दिए गए हैं बिहारी के। अब हम देखें संयोग के विविध चित्रों के उकेरने में तो बिहारी कमाल हासिल है, क्योंकि यही उनका अपना क्षेत्र है जिसमें उनकी रागात्मक वृत्ति खूब रमी है। उनकी हाव भाव और अनुभव योजना इतनी सफल है कि पाठकों के सामने सजीव चित्र उभरने लगते हैं। एक उदाहरण है, देखिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लिखाए, सोहू करे बोहनी से दैन कहे नट जाए। बातों के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लिया है, और जब श्री कृष्ण पूछते हैं तो वह कसम खाती है और भौहों से हंसती है। जब भौहों से हंसती है, श्री कृष्ण को संदेह होता है कि मुरली इन्होंने ली है, बंसी इन्होंने ली है, और वो देने को कहते हैं, तब वो नट जाती है, मना कर देगी, हमने तुम्हारी मुरली को नहीं चुराया। संयोग पक्ष में नायक नायिका के क्रिया प्रतिक्रियाओं को बिहारी ने मन से संजोया है, भले ही लौकिक अर्थ में आप इसे अश्लीलता को स्पर्श करता है। लरिका लेबे के मिशुन लंगरू में डिग जाई, गयो अचानक आंगुरो छाती छेद छुआई। कुछ अश्लीलता हो सकती है, पर संयोग पक्ष नायक नायिका की क्रिया प्रतिक्रियाओं के बिहारी ने मन में संजोया। इधर नायिका भी तो कम नहीं, वह अपना जूड़ा तो क्या बांध रही है, बल्कि नायिका दे। आपको एक दो दोहे याद होने चाहिए हर विशेषता के पीछे लिखने के लिए। अब हम बात करते हैं विरह संयोग में श्रृंगार के 4 भेद माने जाते हैं। संयोग की बात हो गई है और वियोग की भी बात हम करेंगे इस पहली विशेषता की, पर आगामी वीडियो में, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम इसकी बात